students, again welcome to Mohit Institute channel. Now enjoy maths with superb and fantastic sir, that is Mohit sir. बेटा हम उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन का सफ़र बहुत अच्छा चल रहा होगा। आपको पहले भी हमने बताया कि टेंशन नहीं लेनी, जब मोहित सर हैं तो किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी। व्हेन मोहित सर इज़ हेयर देयर इज़ नो फेयर। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, इसके लिए ये लेक्चर मैं स्पेशल CBSE क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा है, इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, उस लेक्चर सीरीज़ को जरूर ज्वाइन करें। देखो बेटा फ्री का कंटेंट है, ज़रूर यूट्यूब पर देखें, रजाई में बैठे बैठे ठंड में देख ले करें और साथ साथ पढ़ें, साथ साथ इंजॉय करें। इससे पहले मैंने 7 लेक्चर्स डाल दिया और ये 8th नंबर लेक्चर है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे से कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो मैं अपने अनुसार पहले प्रोबेबिलिटी की लेक्चर सीरीज डाल रहा हूँ, उसके बाद वेक्टर की डालूंगा, उसके बाद 3D की लेक्चर सीरीज डालूंगा। मेरा मेन उद्देश्य है कि आपका अच्छा एग्ज़ाम हो जाए। आपके एग्ज़ाम के लिए इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्रीवियस वीडियो पर भी बेटा कम ही लाइक आए थे, पर तू ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलो देख रहे हैं, मेरे लिए इतनी संतुष्टि की बात है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 7th नंबर लेक्चर डाला था, उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। अब 8th नंबर लेक्चर पर आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखें। थोड़ा सा कैमरा और जूम कर देता हूँ। इसमें क्या है, कहते इन ए शॉप 30 टिन प्योर घी एंड 40 टिन adulterated meaning मिलावटी घी are kept for sale, while in shop B 50 tin pure ghee and 60 tin adulterated ghee are there. 1 tin of ghee is purchased from one of the shops randomly and is found to be adulterated. Find the probability that it is purchased from shop B. और में क्या दिया हुआ, ये आया था CBSE 2017 में। और में क्या है, इन ए शॉप X 30 tins of ghee of type A and 40 tins of ghee of type B which look alike are kept for sale, while in shop Y similar 50 tins of ghee of type A and 60 tins of ghee of type B are there. 1 tin of ghee is purchased from one of the randomly selected shop and is found to be टाइप बी. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ परचेस्ड फ्रॉम शॉप आई. देखो बेटा सेम ही क्वेश्चन है। CBSE 2017 में उन्होंने शॉप ए और शॉप बी का नाम ले लिया, और जो CBSE 2020 में कोरोना स्टार्ट होने से पहले आया था उसमें उन्होंने शॉप एक्स और वाई ले ली। आप इसको बनाकर लिख सकते हैं, शॉप ए और शॉप बी लिख सकते हैं, चाहे इसको टाइप ए और टाइप बी कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। शॉप ए में वो क्या कह रहे हैं, जो 30 टिन है वो घी क्या है, प्योर है, शुद्ध है, और 40 का क्या है, मिलावटी। शॉप बी में क्या है, 50 प्योर है और 60 मिलावटी है। उनने क्या कहा, उनने कहा हमने दोनों में से एक शॉप में से घी खरीदा और पाया कि वो मिलावटी आया है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो वो बी शॉप में से आया है। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने पहले भी आपको बताया ये बायस थ्योरम का क्वेश्चन है। इसका मीनिंग हमने 2 इवेंट मान लेने, ए गिवन इवेंट होता है। इवन इवेंट क्या है, शॉप ए इज सिलेक्टेड, E2 इवेंट क्या है, शॉप बी सिलेक्टेड। ए क्या है, परचेसिंग ऑफ टिन हैविंग अडल्ट्रेटेड घी, जो हमने अडल्ट्रेटेड घी इज फाउंड, कैसे भी आप वर्डिंग जो मर्जी लिख सकते हो, उसका कोई इतना मायने नहीं रखता। इवन क्या है, ए शॉप इज सिलेक्टेड, E2 क्या है, बी शॉप इज सिलेक्टेड। ए क्या है, परचेसिंग ऑफ ए टिन हैविंग अडल्ट्रेटेड घी, तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। इसको आगे ध्यान से देखें। A/E1 की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये गिवन है कि हमने ए शॉप से घी सिलेक्ट किया, तो ए शॉप को सिलेक्ट किया, उसमें से अडल्ट्रेटेड घी आने की प्रोबेबिलिटी अपने आप देखो, अडल्ट्रेटेड कितना है, 40 बाय टोटल 70। A/E2 का मीनिंग ये गिवन है कि हमने सेकंड शॉप सेलेक्ट किया, उसमें से अडल्ट्रेटेड घी मतलब मिलावटी घी की प्रोबेबिलिटी 60/110, जीरो के साथ जीरो कट होगी। नाउ बाय यूजिंग बायस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी लॉ, मैंने पहले बताया था जो गिवन है उसको डिवाइड में रखना चाहिए, डिवाइड में रखना होता है। गिवन क्या है, इट इज़ गिवन दैट घी इज अडल्ट्रेटेड मीनिंग ए डिवाइड में है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ परचेस्ड फ्रॉम बी, शॉप बी मीनिंग E2। जब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ परचेस्ड फ्रॉम शॉप वाई मीनिंग E2/A। तो आपको फॉर्मूला क्या बताया था, इसको रिवर्स करके लिख दो, A/E2 इंटू E2, नीचे सभी का सम, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1, प्रोबेबिलिटी E2/A/E2। अगर 3 होते तो तीनों का सम लिख देते।
इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, इसको ध्यान से देख लो। दो हमने इवेंट मान लिए। ए इवेंट क्या होता है? ए इवेंट होता है गिवन इवेंट। दोनों को सिलेक्शन करने की, दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। ये बात समझनी है। अगर फर्स्ट शॉप सेलेक्ट की उसमें से प्रोबेबिलिटी अडल्टेटेड घी की 40/70 और सेकंड शॉप सेलेक्ट की उसमें से अडल्टेटेड घी की प्रोबेबिलिटी 60/110, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21/43। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते होते हैं। ये क्वेश्चन देखो किस में आया? CBSE AI मीनिंग आज का AI नहीं बेटा, AI नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, AI मीनिंग ऑल इंडिया। इसमें क्या दिया है? रैंडम वेरिएबल है x एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x की वैल्यूज दी हुई हैं 0 से लेकर कितने तक दी हैं? 7 तक। और प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू दी हुई है, तो 4 वैल्यूज उन्होंने पूछी। पहले क्या पूछा? डिटरमिन k, उसके बाद प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, उसके बाद प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6, उसके बाद ये ओपन इंटरवल 0 to 3। तो हमें ये पता है कोई कितनी भी प्रोबेबिलिटीज दी हो सबका एडिशन 1 होती है। एज वी नो दैट सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 to n, Pi इज इक्वल टू 1। तो सभी का हम वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो इसको थोड़ा सा और जूम कर देते कि आपको पता लग जाए। लो ध्यान से देखो, कैमरा थोड़ा जो और ऊपर सेट कर देते हैं। ओके, तो ध्यान से देखो, सभी की वैल्यू हमने पुट कर दी। ओके, सभी की एडिशन आप कर लेंगे। ये इक्वेशन बन गई 10k² प्लस 9k माइनस 1। ओके, बन गई। तो इसके फैक्टर बनाओ, मल्टीप्लाई करने पर -10 आए और सम करने पर 9k आए। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है 10k माइनस k माइनस 1। थोड़ा सा और यहाँ से जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर से कर लेते हैं, फिर पूरा क्लियर नहीं ना आता, इधर कर लो। देखो यहाँ पर फिर आप फैक्टर बना सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पर -10 आए, सम पर 9 आए। 9k मीनिंग 10k माइनस k, तो इन दोनों में से क्या करोगे? 10k कॉमन निकाल लोगे, इनमें से -1 कॉमन निकाल लोगे, दोनों में से k प्लस 1। फैक्टर तो आपको बनाने आते हैं। k का आंसर एक नेगेटिव आ गया, एक 1/10। मैंने पहले भी आपको बताया प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है और नेगेटिव नहीं होती, इसलिए k कैन नेवर बी नेगेटिव एज प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव। देयरफॉर k की वैल्यू हमने क्या सेलेक्ट कर दी? 1/10। ये हमारा देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड में क्या पूछा है? सेकंड में उन्होंने पूछा प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3। लेस देन 3 का मीनिंग आप समझ गए होंगे, 0, 1 और 2। 0 की प्रोबेबिलिटी 0, फिर से चेक कर लो। 0 की प्रोबेबिलिटी क्या थी यहाँ पर? 0, 1 की k, 2 की 2k, बस k की वैल्यू पुट करनी है। k प्लस 2 का मीनिंग 3 के आंसर आ गया 3/10। तो आगे फिर देखो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 में एक ही एलिमेंट आएगा, x इक्वल टू 7। तो 7 का क्या है आप चेक कर सकते हैं नीचे। 7 का आंसर क्या है? 7 का आंसर है 7k² प्लस k। यहाँ पर आप k की वैल्यू पुट कर दो बस। तो आंसर क्या आ गया? 17/100 आ गया। उसके बाद देखो जो फोर्थ पार्ट है वो क्या? प्रोबेबिलिटी x 0 to 3। इसका मीनिंग बेटा ये ओपन इंटरवल है। ओपन मीनिंग 0 को भी सिलेक्ट नहीं करना, 3 को भी नहीं करना, बीच वाले नंबर 1 और 2। फिर से सुन लो, ओपन इंटरवल, ओपन मीनिंग 0 को भी सिलेक्ट नहीं करना, 3 को भी सिलेक्ट नहीं करना, बीच वाले 1 और 2। 1 की प्रोबेबिलिटी k, 2 की 2k, 3k। k की आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। बेटा इजी सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आ जाते होते, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर से आप इसकी कैलकुलेशन को देख लेना। सबसे पहले हमने k की वैल्यू फाइंड करी है। थोड़ा सा और कैमरा सेट कर दूं। ओके, ये रहा। सबसे पहले हमने k की वैल्यू सेट की है। k की वैल्यू के बाद उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 वाला कंसेप्ट किया है। उसके बाद लेस देन 3 मीनिंग 0, 1, 2, ग्रेटर देन 6 मीनिंग 7, 0 to 3 मीनिंग ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मीनिंग 0, 3 के बीच में लेना है, 1 और 2 ले सकते हैं। ये सभी पार्ट आप देख लेना। अगर कोई समझ नहीं आया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी हम आते हैं 13th क्वेश्चन पर। देखो अलग अलग, मैंने पहले भी आपको बताया था कि CBSE के 6 रीजन आते हैं। कौन से रीजन आते हैं? ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, सेंट्रल रीजन और फॉरेन रीजन। सेंट्रल मीनिंग दिल्ली रीजन। और ये हमारे पास क्वेश्चन है CBSE साउथ रीजन का। बेटा न्यू एडिशन भी एग्जाम आइडिया आई होंगी, मेरे पास प्रीवियस पढ़ी है, पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं, तो ये ऐसे मत सोच के चलें ये पुराने क्वेश्चन है, ये नहीं आ सकते। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। जो बच्चा ये सोच के चलता है ना ईजी एग्जाम होगा, उसका एग्जाम टफ आता ही आता है, उसको पछतावा करना ही पड़ता है। तो टफ तैयारी करे, ईजी एग्जाम आ जाए कोई बात नहीं, पर तो ईजी तैयारी करे, टफ एग्जाम आ जाए तो फिर हमको बहुत महसूस होता है हमारा 1 साल वेस्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं।
देखो फ्री में इतनी ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, कोचिंग्स पर आप जाएंगे ना सभी मतलबी होते हैं, बिजनेस बनाया होता है, वो नहीं इतनी बातें बताते, और मैं आपको इतनी सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है इस चैनल को सपोर्ट करें। चलो आगे क्वेश्चन पर आते हैं, बीच बीच में मैं क्या करूँ, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। ये है, कहते 3 नंबर्स आर सिलेक्टेड। ये बेटा समझने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मोल्ड करके डाला हुआ उन्होंने। वो कहते 3 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग समझते हैं, पहले भी बताया था। एक बार किसी बॉल, अगर बॉल की विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक बार बॉल उसमें से उठाई बाहर रख दी, फिर उठाई फिर बाहर रख दी, फिर उठाई फिर बाहर रख दी, तो इसका मीनिंग क्या है। अगर 3 नंबर सेलेक्ट किए हैं फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर में से, ओके, तो फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 3 नंबर हमने सेलेक्ट किए, वो कोई भी हो सकते हैं। चलो जी, कहते हैं एक्स डिनोट्स द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ये बात बेटा आपने समझनी है, एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल है, स्मॉलेस्ट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन बताएं और एक मीन और वेरिएंस भी बताएं। वेरिएंस वो कह रहे हैं कि डिलीटेड है तो कोई बात नहीं, पीएससीबी के स्टूडेंट्स को काम आ सकता है। बेटा जो ये टॉपिक डिलीटेड है ना, जो आगे मास्टर कैडर का एग्जाम दे रहा है, जो कोई डिफरेंट एग्जाम देगा, जेई का एग्जाम देगा, मेंस का, एडवांस का या एनडीए का एग्जाम, तो उनमें ये टॉपिक्स जरूर आएंगे। अगर आप ये सोचें, कभी भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें, एक्स्ट्रा नॉलेज लें। एक्स्ट्रा नॉलेज में ये है, वो आपको आगे के लिए बेनिफिट कर सकती है। अगर आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो इस पेपर में तो मार्क्स आ जाएंगे, पर तो आगे आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो मैं वेरिएंस का टॉपिक ये पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ना चाहे ठीक है, नहीं पढ़ना चाहिए तो मीन वाले क्वेश्चन तक पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो मीन तक भी आपको पेपर में आ ही सकता है। आगे देखिए, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया हमने, 1 2 6। कहते हैं इफ 3 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अबव 6 नंबर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो सैंपल स्पेस में इन तीनों में से 3 नंबर कोई भी हो सकते हैं, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 1 5 6, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, मेथड क्या आपको बताया हुआ है, कम्बिनेशन लगता है। 6 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, फॉर्मूला आपको आता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आप फिर फॉर्मूला देख सकते हैं। 6c3, देखो आज मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। 6c3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 को 3 टाइम्स खोल लें, 6 इंटू 5 इंटू 4, और जो नीचे वाला 3 है उसको भी 1 तक खोल लें, 3 to 1, ऐसे भी सोल्व हो जाता है। एक्स हमने क्या लिया हुआ है, एक्स कहते हैं स्मॉलेस्ट ऑफ द 3, एक्स रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स ऑब्टेन्ड इज रैंडम वेरिएबल एक्स। देखो स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 5 और 6 हमने नहीं लिए, वो आपको आगे पता लग जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, पहले आते हैं हम 1 पर। देखो अगर x 1 है, इसका मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग 1 एज ए स्मॉलेस्ट नंबर। हमने 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, 1 को हमने स्मॉलेस्ट कह दिया, तो 2 नंबर रह गए। अब 2 नंबर किन में से सिलेक्ट होंगे, 2 3 4 5 6 में से, मतलब ये टोटल नंबर कितने हो गए, 5। तो सिलेक्ट कैसे हो गए, 5c2, 5 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, इसको आप सोल्व कर लेंगे। ये फेवर के केसेस हो गए, टोटल क्या है, टोटल तो 20 है, 6 में से 3 सेलेक्ट करने हैं। इंटू 1 भी है, 1 मीनिंग वो तो हमारा फिक्स हो गया ना, ये तो हमने सेलेक्ट ही कर लिया। उसके बाद 2 पर आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग 2 एज ए स्मॉलेस्ट नंबर। अगर हम 2 को सबसे छोटा मानते हैं तो इसका मीनिंग 2 से आगे वाले बड़े हैं, इसमें 1 को आप छोड़ दो, तो बाकी जो 2 नंबर हैं वो किस में सेलेक्ट होंगे, 3 4 5 6, मीनिंग 4c2। ये बात आपने समझनी है, 4c2, तो फेवर में 4c2, नीचे टोटल। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवर बाय टोटल ही तो होती है। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग 3 एज ए स्मॉलेस्ट नंबर। अगर 3 को हम स्मॉलेस्ट मानते हैं, ध्यान से देखो, अगर 3 को हम स्मॉलेस्ट मानते हैं तो इसका मीनिंग जो बाकी 2 नंबर है वो अगले 2 में से, अगले 3 में से सिलेक्ट होंगे। तो सिलेक्शन ऑफ 2 नंबर्स आउट ऑफ 4 5 6, मीनिंग इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवर मीनिंग 3c2 डिवाइड में टोटल, और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी इवेंट गेटिंग 4 एज स्मॉलेस्ट नंबर। अगर 4 को हम स्मॉलेस्ट मानते हैं तो बाकी 2 तो फिर यही 2 ही सिलेक्ट होंगे। इसका तो एक ही वे है, या इसको आप प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं 2c2। फेवर में 2, फेवर में भी 2 है और टोटल में भी 2 है। ये चारों केस फिर से आप पढ़ सकते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, बहुत ईजी। जो क्या होते हैं कोचिंग्स वाले, सेंटर वाले होते हैं, बहुत ईजी तैयारी करा लेते हैं और अपनी जेब भी भर लेते हैं, परंतु
पेपर में आप देख सकते हैं टफ क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए गलत टीचर का चुनाव ना करें। जो गलत टीचर का चुनाव है ना वो आपकी लाइफ बर्बाद भी कर सकता है। मेरे पास ग्रेजुएशन के बीएससी के स्टूडेंट आते हैं, अभी मेरे पास बीए बीएससी बीएड का आ रहा है, तो वो बच्चा ये कह रहा है कि मुझे +1 और +2 का कंसेप्ट फिर से कराओ। फिर से कराने की उसको आवश्यकता क्यों पड़ गई है? क्योंकि पीछे उसने सही नहीं किया। बेटा कोचिंग सेंटर में क्या होता है, इंजॉयमेंट कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। ये जो स्टडी है ना, ये पीरियड आपका बाद में नहीं आएगा। तो इंजॉयमेंट एक तरफ है और स्टडी एक तरफ है। इंजॉयमेंट भी करो, परंतु ये जब स्टडी का बेस वीक हो गया ना तो ये सारी उम्र का पछतावा रह जाता है। इसलिए गलत टीचर का चुनाव ना करें। उस टीचर के पास ना जाएं जहाँ पर बहुत भीड़ लगी है, चाहे उस टीचर के पास जाएं जो आपकी केयरिंग बहुत अच्छी करता है, क्योंकि ये टाइम दोबारा बीत कर नहीं आएगा। ठीक है जी। चलो, आप भी सोचते होंगे सर कौन सी बातों में लग जाते हैं। चलो, आपके भले के लिए सोच रहा हूँ। आज आपको बातें नहीं समझ आएंगी, कभी ना कभी समझ आ जाएंगी। चलो फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में ये था 3 नंबर्स आर सिलेक्टेड। फिर से आप पढ़ सकते हैं। 3 numbers are selected at random without replacement from 6 positive integer। उनने बेटा ये कहा है भी 3 नंबर्स हमने सेलेक्ट करने थे पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर में से। ठीक है, ये 3 नंबर सेलेक्ट करने के कितने वेज हो सकते हैं? 6 ही 3 हो सकते हैं। एक्स क्या था? स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर हम 1 को स्मॉलेस्ट सेलेक्ट करते तो जो बाकी 4 3 2 हैं वो 2 3 4 5 6 में से सिलेक्ट होंगे। तो फेवर के केसेस कितने हो गए? 5C2। अगर 2 को हम स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट करते हैं, जो बाकी 2 हैं वो 3 4 5 6 में से सिलेक्ट हो गए, तो फेवर के केसेस कितने हो गए? 4C2। टोटल तो 20 रहेंगे, 6C3। अगर हम 3 को स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट करते हैं तो फेवर के केसेस कितने हो गए? 3C2। टोटल तो 20 रहेंगे। और जब हम 4 को स्मॉलेस्ट नंबर कंसीडर करते हैं तो जो फेवर के हैं वो 2C2 हो जाएंगे। ये हमने 4 केसेस बना लिए। उसके बाद उन्होंने बेटा पूछा क्या? उन्होंने पूछा मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए आप समझ सकते हैं, आपने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बना दी। यहाँ पर आप एक्स वेरिएबल की वैल्यूज लिख सकते हैं 1 2 3 4। पी ऑफ एक्स और पी ऑफ आई ये प्रोबेबिलिटी है 1/2 3/10। उसके बाद मीन का फॉर्मूला, ये स्पेशल मैंने आपके लिखा है। मीन का फॉर्मूला, मीन मीनिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी कहते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स किसके इक्वल है? सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to 4 एक्स आई पी आई। 4 क्यों लिए? क्योंकि 4 एलिमेंट थे। आप इसको नाम x1 x2 x3 x4 दे सकते हैं। इसको नाम p1 p2 p3 p4 दे सकते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी 1 प्रोबेबिलिटी 2 प्रोबेबिलिटी 3 प्रोबेबिलिटी 4। तो इसको आप एक्सपेंड, सिग्मा तो आपको एक्सपेंड करना ही आता होगा। पहले 1 पुट कर दो x1 p1, फिर 2 पुट कर दो, फिर 3 पुट कर दो। सिग्मा का मीनिंग ऐड करते जाओ, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस x4 p4। ठीक है, तो EX का मीनिंग समझ गया आप? इसका मीनिंग इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की और उसको ऐड, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ। ई ऑफ एक्स आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 7/4 आ जाएगा एक्सपेक्टेशन। उसके बाद उन्होंने पूछा वेरिएंस। देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैमरा फिर से थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा हमको। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है वो हमने ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। वेरिएंस का फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा कैमरा सेट करना पड़ेगा, इधर ले आते हैं। चलो, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? फिर से आप ध्यान से देखिए, ये लिखा है, आपको दिख रहा है? ओके, दिख रहा है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to 4 एक्स आई स्क्वायर पी आई स्क्वायर। जहाँ पर हमने सिंपल पुट किया वहाँ पर स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके पुट करना है। उसके बाद कैलकुलेशन है वो आप सोल्व कर सकते हैं। इस सम को बेटा ध्यान से पढ़ लेना। इसके साथ साथ नोट्स बनाते रहो। जो मैं एक्स्ट्रा वर्ड कह रहा हूँ ना उनको लिख लिया करो। ये बाद में बुक में नहीं वर्ड मिलेंगे और ना ही इंटरनेट यूट्यूब पर मिलेंगे। चलो, उसके बाद आगे क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इसके लिए हमने क्या किया है, फिर से आप देख लो। वेरिएंस के फॉर्मूले में एक्स आई स्क्वायर पी आई आप बाद में भी सोल्व कर सकते हो। तो उसके बाद हमने वैल्यू पुट की है, बस इसको सोल्व कर लीजिए। मीन का आंसर आ गया और जो वेरिएंस का आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करते आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल थी, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सी है? 14th नंबर सम है, चाहे एग्जाम्पल है, कुछ भी कह लो, दोनों ही ठीक है। 14th नंबर पर चलते हैं। थोड़ा सा कैमरा यार सेट करने में दिक्कत आ जाती है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, अभी ठीक है। उसको ऐसे दिखाया तो आपको प्रॉब्लम ना आ जाए। पहले ना कैमरा थोड़ा हिल रहा था, अभी दिख रहा है ना आपको? ऐसे देख लो। इसको क्या कह रहे थे? ई एक्स स्क्वायर मीनिंग एक्स आई का स्क्वायर लेकर
मतलब जैसे सिंपल टर्म में स्टार्ट किया, ई एक्स स्क्वायर मीनिंग ये मैंने लिखा, स्क्वायर लेकर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ई एक्स स्क्वायर मीनिंग सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to 4 एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। यहाँ पर आगे अगर क्यूब आ जाए तो क्यूब, कई बार बच्चे को प्रॉब्लम फॉर्मूला बनाने में प्रॉब्लम आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्स मीनिंग एक्स इंटू पी आई था, एक्स स्क्वायर मीनिंग एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई वेरीज फ्रॉम 1 to 4 क्योंकि 4 एलिमेंट थे, अगर 6 हो 6 लिख सकते हैं, 10 हो तो 10 लिख सकते हैं। तो वेरियस में हमने क्या किया, स्केयर करके मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन तो आप अपने आप सोल्व कर देना, ये वेरियस का आंसर आ गया। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर जिन बच्चों ने बुक नहीं खरीदी वो यहाँ से आप नोट कर लो। अगर किसी में कुछ समझ नहीं आता तो वो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दो, या डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करके और दिखा देता हूँ। लो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट में क्या है, ये समझने वाला है। नेक्स्ट में आप ध्यान से देखें क्या पूछा उन्होंने। कहते हैं इन ए गेम, ये अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को पहले बड़ी प्रॉब्लम हुई इस क्वेश्चन में। ये सीबीएसई सेंट्रल रीजन 2016 में आया था। देखो जो सीबीएसई के एग्ज़ाम है ना, काफ़ी मोल्ड करके काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइप, मतलब ऐसे डालते हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना लेते हैं। और पीएससी भी, उनको तो शर्म ही नहीं आती, वो तो बहुत ईजी एग्ज़ाम डालते हैं। पीएससीबी में बच्चे का लेवल बन ही नहीं सकता। अगर वो कल गवर्नमेंट टीचर लग जाए तो वो भी आगे जो जिनको पढ़ाएगा उनका लेवल डाउन नहीं करेगा। तो सीबीएसई एक बेस्ट ऑप्शन है अपने बच्चे को एक अच्छी तरफ लाने के लिए। सीबीएसई में ज़रूर अपने बच्चों को डालें। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में क्या है, वो कहते हैं ये सीबीएसई सेंट्रल रीजन मीनिंग दिल्ली में आया था, क्योंकि वहाँ के बच्चे पढ़ने वाले हैं ना ज़्यादा पंजाब से। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें। कहते इन ए गेम ए मैन विंस ₹5 फॉर गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 एंड लॉसेस ₹1 अदरवाइज। कहते हैं गेम में अगर वो डाई थ्रो करते हैं, फेयर डाई, अगर 4 से ग्रेटर नंबर आता है तो मैन को ₹5 मिलते हैं, और 4 से लेस आता है तो ₹1 उसको लॉस होता है, मतलब उसको लॉस होता है, उसको देने पड़ते हैं। द मैन डिसाइडेड टू थ्रो ए डाई थ्राइज बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स ए नंबर ग्रेटर देन 4 फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस और लॉस। वो बेटा ये कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि एक गेम में एक आदमी को ₹5 मिलते हैं जब वो डाई थ्रो करता है और नंबर 4 से बड़ा आता है, परंतु जब 4 से छोटा आता है तो ₹1 उसको हारना पड़ता है। ठीक है, उस आदमी ने ये निश्चय किया, ये डिसाइड किया, ये फैसला लिया कि वो डाई को 3 बार ही थ्रो करेगा, 3 से ज़्यादा नहीं करेगा। कहते उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। और जब व्हेन ही गेट्स ए नंबर ग्रेटर देन 4 3 बार ही थ्रो करेगा, उसके बाद क्विट कर देगा। और जब उसे नंबर 4 से बड़ा आता है तो फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही मीन्स और लॉस। तो एक्स हमने रैंडम वेरिएबल मान लिया, विच इज़ द लेट एक्स बी रैंडम वेरिएबल विच इज़ पॉसिबल वैल्यू ऑफ विनिंग और लॉसिंग। को लॉसिंग भी हो सकती है ना, ऑफ ₹1 विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 इन फर्स्ट सेकंड थर्ड। और यहाँ पर प्रॉब्लम थी, यहाँ पर नोट लिखना था, मिस्टेक कर गया, बुक इन एनी थ्रो रिस्पेक्टिवली। फिर मैं आपको समझाता हूँ भी क्वेश्चन क्या है। देखो उसने कहा कि जब नंबर 4 से बड़ा आ गया ना तो मैं क्या करूँगा, गेम को 4 से बड़ा आ गया तो करूँगा 3 थ्रो ही। 4 से बड़ा आ जाए तो उसमें ₹5 मिल जाएंगे, अगर 4 से छोटा है तो ₹1 कम हो जाएगा। देखो जो 4 से बड़ा है वो फर्स्ट थ्रो में आ सकता है, सेकंड थ्रो में आ सकता है, थर्ड थ्रो में आ सकता है, किसी भी थ्रो में नहीं भी आ सकता। अगर हम इसका सैम्पल स्पेस बनाना चाहें, अगर हम यहाँ पर, मैंने आपकी समझ के लिए, आपको समझाने के लिए सैम्पल स्पेस बनाया, इसको ध्यान से देखें क्या लिखा है मैंने। S फॉर सक्सेस, F फॉर फेलियर। हो सकता है पहले नंबर पर ही सक्सेस मिल जाए, नंबर 4 से बड़ा आ जाए। हो सकता है पहले नंबर पर फेलियर मिल जाए, दूसरे नंबर पर सक्सेस मिल जाए। हो सकता है पहले 2 फेलियर हो, तीसरे नंबर पर सक्सेस मिल जाए। हो सकता है तीनों ही फेलियर हो, मीनिंग फर्स्ट नंबर सक्सेस मिल सकती है, सेकंड नंबर सक्सेस मिल सकती है, थर्ड नंबर, क्योंकि 3 से ज़्यादा थ्रो तो उसने करे भी नहीं है। हो सकता है तीनों ही फेलियर हो। सैम्पल स्पेस का मीनिंग होता है एवरी पॉसिबिलिटी। तो इसको आप ध्यान से रखिए, ध्यान से देखें। अगर आप सोचें अगर फर्स्ट नंबर पर सक्सेस मिलती तो ₹5 उसको मिल गए, ओके। अगर पहले पर फेलियर मिलता है तो ₹1 उसका गया, परंतु बाद में सक्सेस मिल गई 5 -1 कर रहे हो तो दूसरे नंबर पर उसको ₹4 मिल गए। तीसरे केस पर आते हैं, इसमें फेलियर 1 लॉस, इसमें फेलियर 1 लॉस, मतलब 2 लॉस होगा। इसमें सक्सेस 5 - 2 तो तीसरे नंबर पर उसको ₹3 मिल गए। उसके बाद अगर लास्ट केस पर आते हैं,
तीनों ही फेलियर मीनिंग 1 1 1 मीनिंग उसको -3 लॉस हो गया। ये बेटा आप बात समझ गए। अगर पहले में सक्सेस है तो 5 रुपये बढ़ गए, एक फेलियर और एक सक्सेस मतलब 5 - 1 4 हो गया, 2 फेलियर और सक्सेस मीनिंग 5 - 1 -1 5 - 2 मीनिंग 3 हो गया। अगर तीनों ही फेलियर है तो -1 -1 -1 -3 हो गया। एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है जिसमें विनिंग भी है और लॉसिंग भी है, तो 5 रुपये जीत सकता है, 4 रुपये जीत सकता है, 3 रुपये जीत सकता है, जब -3 हार सकता है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से सोल्व करेंगे। पहले 5 रुपये जीतने की बात करेंगे। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 इन फर्स्ट थ्रो, 4 से ग्रेटर कौन सा नंबर हो सकता है? 5 और 6, तो फेवर में 2 है, टोटल 6 है, 2/6 1/3, एक्स इज इक्वल टू 4। देखो इसका मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन 4 सेकंड थ्रो में आया, फर्स्ट फेलियर है। ग्रेटर देन 4 वाले कितने, 2 केसेस 5 और 6 से। लेस देन 4 वाले कह रहे कौन से हैं, 1 2 3 4 मीनिंग 4/6। पहली बार फेलियर के 4/6, फिर उसके बाद सक्सेस के 2/6। एक्स इक्वल टू 3, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 इन द थर्ड थ्रो मीनिंग फेलियर के 4/6 4/6 2/6, ये कट करके उन्होंने 2/3 2/3 मीनिंग 4/27 लिखा। और -3 इसका मीनिंग तीनों ही फेलियर। गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 इन ए नो थ्रो मीनिंग तीनों बार ही नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया, लेस देन 4 ही आया, 1 2 3 4 आया होगा। ग्रेटर देन 4 मीनिंग 4 भी आ सकता है, 1 2 3 4 आया होगा, सॉरी मेरे से मिस्टेक होगी। तो 4/6 4/6 4/6 ये 8/27 हो गया। ये बात आपने ध्यान से समझनी है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। एक्स हमने वैल्यू ली है उसको विनिंग की और लॉसिंग की। देखो अगर पहले तीनों ही फर्स्ट सक्सेस आती है तो 5 रुपये उसको बन गए, अगर फर्स्ट फेलियर आता है तो 1 रुपये लॉस होगा, और सेकंड नंबर पर सक्सेस आती है मीनिंग 5 - 1 4, यहाँ पर 5 - 1 -1 3, यहाँ पर -1 - 3। तो देखो अगर पहले में ग्रेटर देन 4 आता है तो प्रोबेबिलिटी 2/6 मीनिंग 1/3। दूसरे थ्रो में आता है तो पहले में क्या होगा, फेलियर मीनिंग पहले 4 नंबर 1 2 3 4, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/6, सक्सेस की कितनी है 2/6। इसमें क्या है एक्स इक्वल टू 3 में, इसका मीनिंग है थर्ड थ्रो मीनिंग पहला फेलियर 4/6 फिर 4/6 फिर 2/6, और लास्ट नंबर पर क्या है नो थ्रो मीनिंग 4/6 4/6 4/6 मीनिंग 2/3 2/3 2/3। तो ये हमारे 4 केसेस बन गए। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स की जो वैल्यूज़ है, एक्स की वैल्यूज़ है हमने क्या ली हुई हैं 5 4 3 और -3। तो जो प्रोबेबिलिटी है उसकी आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं 1/3 2/9 4/27 और 8/27। ये एक्स की वैल्यूज़ आ गई है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ आ गई। परंतु उन्होंने पूछा क्या है, उनने एक्सपेक्टेड वैल्यू मीनिंग ई ऑफ एक्स पूछी है। उसका फॉर्मूला पहले भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर 4 ही वेरिएबल हो गए, इस पर आप यही फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, ई ऑफ एक्स सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to 4 XI PI। ये फॉर्मूला आप वहाँ पर पुट कर दीजिए बस। जब यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो इसको ध्यान से देखिए क्या होगा, x1 p1 x2 p2 वैल्यू पुट करनी, ठीक है, सीधा वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू अमाउंट ही मीन्स और लॉस, और सोल्व करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू उसकी क्या आएगी 2/19 मतलब 2 पॉइंट समथिंग वो पैसे जीत सकता है इस गेम में। देखो ये गेम वाले क्वेश्चन तो हैं हमारी बुक में है, पर ये टिपिकल टाइप आया था CBSE में। तो मैं कहूँगा इसके नोट्स जरूर बनाएं। अगर किसी बात में आपको समझ नहीं आया, मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलो इससे आगे एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बोलते बोलते थक जाते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन पर चलते हैं। उसमें क्या दिया है, थोड़ी सी रेस्ट कर ले। यहाँ पर एनर्जी में पढ़ाते हैं ना तो थकावट हो जाती है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है देयर आर 4 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 4, 1 नंबर ऑन 1 कार्ड। वो कह रहे हैं कि हमारे पास 4 कार्ड्स है, एवरी कार्ड पर एक एक नंबर लिखा है। 1 कार्ड पर 1 2 3 और 4। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ओके, ड्रॉन एट रैंडम without replacement. Let x denote the sum of the numbers on the 2 drawn, then find the mean and variance of x। बेटा पता वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 4 कार्ड्स हैं और 4 कार्ड्स पर एक एक नंबर लिखा हुआ है। फर्स्ट कार्ड पर 1 2 3 और 4, ठीक है। वो कहते हैं हमने 2 कार्ड सेलेक्ट किए और जो उन पर नंबर आए उनका सम कर लिया। एक्स हमने वो डिनोट किया रैंडम वेरिएबल, तो उसका मीन और वेरिएंस
फाइंड करो। एक बड़ी अच्छी बात की है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग पहले भी आपको बताया। विदाउट का मीनिंग जो कार्ड हमने सेलेक्ट किया, पहला कार्ड सेलेक्ट करके बाहर रख दिया, दूसरा कार्ड सेलेक्ट करके बाहर रख दिया, तो हम क्या करेंगे इसको ध्यान से देखो। इफ़ 2 कार्ड्स फ्रॉम 4 कार्ड्स हैविंग नंबर 1 2 3 4 ईच आर ड्रॉन एट रैंडम देन सैम्पल स्पेस। देखो सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है आप बना सकते हैं 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 नहीं लेना। देखो बेटा मैंने सेम नंबर नहीं लिए, ये देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 नॉट अलाउड बिकॉज विदाउट रिप्लेसमेंट कहा है। अगर विद रिप्लेसमेंट कहते तो हम सेम नंबर भी ले सकते थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। विद मीनिंग 1 1 2 2 3 3 4 4 लिख सकते थे। तो हमने केसेस कैसे बनाए फिर आपको बता देते हैं। 1 2 पहले को सिलेक्ट कर लो, बाकी के साथ इसका रिलेशन बनाओ। 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 4 1 4 2 4 3। आप सोच सकते हो कितने केस बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेट एक्स क्या है सम ऑफ नंबर। तो सम ऑफ नंबर क्या आ सकता है आप ध्यान से देखो। एक सम 3 आया हुआ है, एक सम 4 आ सकता है, सम 5 आ सकता है, सम 6 आ सकता है, और कोई एलिमेंट पर 7 भी आया हुआ है। देख लेते हैं 4 और 3 7। तो देखो सम ऑफ नंबर क्या आ सकता है 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। तो एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल सम और नंबर ही था। तो x3 जो 3 सम आने के केसेस हैं वो ले लो, 2 ही बनेंगे, प्रोबेबिलिटी 2/12। ओके आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको फिर थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, कर लेते हैं ऐसे करके, फिर ऐसे करना पड़ेगा। ओके नहीं थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा। चलो ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ओके देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4। 4 मीनिंग क्या है 4 आने के केसेस में 1 3 3 1 है तो 2 केसेस बनेंगे। 5 के आप सैम्पल स्पेस में से देख सकते हैं वो कितने केसेस बनेंगे, वो 4 बनेंगे। प्रोबेबिलिटी 2/12 4/12। जो 6 के हैं 6 के कितने केसेस बनेंगे, वो 2 बनेंगे। उसके बाद 7 के कितने केसेस बनेंगे, जो वो भी 2 बनेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी आप अपने आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई बेटा खास टफ वाली बात नहीं है। उसके बाद आपने समझना जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन को फिर हमने नाम दे दिया x1 x2 x3 और x4। ध्यान से देखो। ओके तो ये क्या आ गया x के एलिमेंट 3 4 5 6। ओके यहाँ पर बेटा फिर मिस्टेक होगी, यहाँ पर 5 हम लिख सकते थे, जल्दी में हो गया। इसको आप x5 कह सकते हैं। अगर x5 कहेंगे तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा सेट कर लेना। चलो मैंने जल्दी में कर लिया, मेरे को पता नहीं लगा। चलो आप आई वेरीज फ्रॉम जहाँ 1 to 4 लिखा है वहाँ 1 to 5 लिख देना, कोई बात नहीं। जहाँ 1 to 4 लिखा है वहाँ 1 to 5 लिख देना, ठीक है। ध्यान से देखो तो यहाँ आई वेरीज फ्रॉम 1 to 4 की जगह 1 to 5 लिख सकते हैं। चलो ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बनाया, मीन हमने बना लिया। क्या फाइंड करने को कहा उन्होंने, मीन एंड वेरिएंस ही तो कहा है। चलो मीन एंड वेरिएंस तो कहा है, चाहे पहले एक्स की वैल्यूज लिख दी फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी। उसके बाद फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है एक्स इंटू पी एक्स कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स कर लो। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा देना, यहाँ पर बस 4 की जगह 5 लिख देना। और जल्दी में मेरे से 4 लिखा गया। यहाँ पर मीन आप निकाल लोगे। ओके दोनों की मल्टीप्लाई एक्स पी एक्स मीनिंग इन वैल्यूज़ को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई, स्केयर में क्या है स्केयर करके मल्टीप्लाई। ये मीन आप निकाल लोगे। वेरियंस का पहले भी मैंने फॉर्मूला बताया, वेरियंस क्या है ई ऑफ एक्स स्केयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्केयर। देखो ई ऑफ एक्स स्केयर मीनिंग यही टर्म ही है, स्केयर करके मल्टीप्लाई। इन सब का एडिशन आप कर सकते हो, तो आप सोल्व करोगे मीन और वेरियंस आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कोई इसमें इतना टफ नहीं था। ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको आ सकता है। अगर वेरिएंस आप में डिलीटेड है तो आपके सीबीएसई बोर्ड में डिलीटेड, तो किसी और बोर्ड के, महाराष्ट्र बोर्ड, सभी मेरे को पता है इंडिया में वीडियोस देख रहे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड यूपी बोर्ड कोई भी, सभी बोर्ड्स के लिए बेनिफिट वीडियोस हो सकती हैं। तो सभी आप उन बोर्ड्स के अनुसार कर लें। मैं सीबीएसई और पीएसईबी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं जलालाबाद सिटी पंजाब में रहता हूँ। आप अगर दूसरे बोर्ड से देख रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपके अनुसार वो करा दूँगा। तो इसलिए ये टॉपिक ही चलो अगर किसी के सिलेबस में नहीं है तो किसी को काम तो आ ही सकता है। देखो उसके बाद हम न्यू क्वेश्चन पर आते हैं। सीबीएसई दिल्ली 2017 में आया था, इसको ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या है, द रैंडम वेरिएबल एक्स कैन टेक ऑन द रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यूज़ क्या दी हैं 0 1 2 3। कहते हैं गिवन दैट, इस बात को समझना है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 0 और 1 दोनों का आंसर क्या दिया, पी। प्रोबेबिलिटी एक्स 2 और 3 का आंसर क्या दिया, ए। एक और कंडीशन दी है, सिग्मा पी आई एक्स आई स्केयर इज इक्वल टू 2 सिग्मा पी आई एक्स आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो हम पहले वही करेंगे, टेबल बना लेंगे, x1 x2 x3 x4 सभी की वैल्यूज पुट कर दी, ओके। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देखो, पहले दो की वैल्यू p है, p दूसरी दो की वैल्यू a है। तो दो कंसेप्ट तो आपने करने हैं, पहले दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, xi pi की कर लेंगे, फिर xi स्केयर pi स्केयर। बस देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस वैल्यू पुट करनी है, क्या है, सिग्मा पी आई एक्स आई स्केयर, इसकी आप वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर हमने किया है, इज इक्वल टू 2 इंटू इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसको सोल्व करोगे 2p में से p गया, p का आंसर 3 आ गया। एक बात हमको पता है भी सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होता है, 1 होता है, ओके। यहाँ पर आप p का आंसर पुट कर देंगे एक ही फॉर्म में। तो यहाँ चलो ये भी अच्छा वे, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर a का आंसर निकाल दिया, ओके। तो p का आंसर यहाँ पर पुट कर दिया। आप कुछ और वे भी कर सकते हैं, p का आंसर सीधा यहाँ पर पुट कर सकते थे, ये भी अच्छा वे, यहाँ से a का आंसर निकाल दे, यहाँ पर पुट कर दिया, तो उससे p का आंसर आ गया 3/8। तो p तो हमने फाइंड करना था, p फाइंड करना था, ओके। कुछ नहीं किया, पहले सिग्मा देखो, मीन और वेरिएंस का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, पहले सिग्मा एक्स आई मीन वाला पार्ट कर लिया, फिर वेरिएंस वाला पार्ट कर लिया, जो कंडीशन में था उसमें पुट कर दिया, यहाँ से p का आंसर आ गया। एक बात हमें सोचनी पड़ेगी, यहाँ पर सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है, तो वहाँ से एक और इक्वेशन बन गई। एक तो वे ये था, मीन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व कर दो p-3 बाई एलिमिनेशन मेथड, नहीं तो दूसरा वे भी कर सकते जो इन्होंने किया, ए का आंसर यहाँ से पुट किया और यहाँ इसमें पुट कर दिया, यहाँ से निकाला और इसमें पुट कर दिया, तो इससे p का आंसर आएगा। भाई किसी भी वे से आप सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। चलो फिर एक और क्वेश्चन पर आ जाते, बेटा जल्दी थक जाता हूँ, मेरे में ना अभी बहुत साल हो गए ना पढ़ाते को, तो कैपेसिटी की अभी धीरे धीरे कमी आ गई है, क्या करें। आप मुझे दुआएं दीजिए, आपकी दुआओं से मैं लेक्चर डालता रहूँगा, आप मुझे दुआएं दें, मेरी तबीयत अच्छी रहे, तो मैं आपकी दुआओं से ज़रूर लेक्चर डालता रहूँगा। देखो एक और क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, कहते 3 मशीन्स E1 E2 E3 इन ए सर्टेन फैक्ट्री produces 50%, 25% and 25% रिस्पेक्टिवली ऑफ द टोटल डेली पुट। वो ये डेली आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिक ट्यूब्स, वो कहते हैं कि एक फैक्ट्री है, उसमें से 3 टाइप की मशीन है, ओके जी, E1 E2 एंड E3। उसमें से जो पहली मशीन है वो 50% ट्यूब बनाती है, जो दूसरी मशीन है वो 25% ट्यूब बनाती है, जो तीसरी मशीन है वो भी 25% बनाती है। कहते हैं इट इज़ नोन दैट 4% ऑफ द ट्यूब प्रोड्यूस्ड ऑन ईच ऑफ द मशीन्स E1 एंड E2 आर डिफेक्टिव एंड दैट 5% ऑफ दोज प्रोड्यूस्ड ऑन E3 आर डिफेक्टिव इफ वन ट्यूब इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम ए डेज प्रोडक्शन, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिफेक्टिव। पता वो क्या कह रहे हैं, मैं बताता हूँ वो क्या कह रहे हैं। बेटा इसको जूम कर लेना, यूट्यूब पर जूम हो जाएगी, वो अच्छी फैसिलिटी है, मुझे सेट नहीं आता इसलिए मेरे को ऐसे बनाने पड़ रही है। देखो इसमें ये क्या कह रहे हैं, तभी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे ना, वैसे पता नहीं चलता। वो कह रहे हैं कि जो E1 है वो 50% मशीन्स बनाती है, E1 मशीन 50% प्रोडक्शन करती है, E2 25% करती है और E3 25% करती है। और ये कहते हैं जो E1 की जो डिफेक्टिव है प्रोडक्शन, मतलब जो डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक ट्यूब आती हैं आउटपुट है वो 4% है, E2 की भी 4% है और 5% है E3 की। कहते ये गिवन है कि हमने एक ट्यूब को सिलेक्ट किया, डे की प्रोडक्शन में से प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ये डिफेक्टिव है। अगर ये कहते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि डिफेक्टिव ट्यूब को सिलेक्ट किया और वो E2 के द्वारा या E3 के द्वारा या E1 के द्वारा बनाई गई है, तो 22 थ्योरम लगनी थी। ये आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा, यहाँ पर लगेगा टोटल प्रोबेबिलिटी ला, मीनिंग हम ये कह रहे हैं हमारे सामने 3 केस हो जाएंगे ना। पहली फैक्ट्री सेलेक्ट की, पहली मशीन सेलेक्ट की, उसने डिफेक्टिव मशीन प्रोड्यूस की है, डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक ट्यूब प्रोड्यूस किया है, और दूसरी मशीन सेलेक्ट की उसने डिफेक्टिव ट्यूब प्रोड्यूस की है, और तीसरी मशीन सेलेक्ट की उसने डिफेक्टिव ट्यूब प्रोड्यूस किया है। तो हमारे पास 3 इवेंट आ जाएंगे। 3 इवेंट को आप ध्यान से देखिए। 3 इवेंट क्या है, ए तो हमेशा गिवन इवेंट ही आता है। लेट ए बी द इवेंट दैट पिक्ड अप द ट्यूब इज डिफेक्टिव, ओके। लेट A1 A2 एंड A3 बी इवेंट। A1 इवेंट क्या है, इवेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्यूब बाय मशीन E1, इवेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्यूब बाय मशीन E2, इवेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्यूब बाय मशीन E3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोड्यूस ट्यूब बाय मशीन, हाँ एक ही बात है, ठीक है। तो A1 की प्रोडक्शन क्या है 50% मीनिंग बाय 100, इसकी 25%, इसकी 25%, इसको समझना आपने ध्यान से। देखो इसको कैसे समझोगे, ये गिवन है कि हमने मशीन है जो A1 ने
ट्यूब प्रोड्यूस की थी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, वो डिफेक्टिव आई है, मीनिंग 4%। ये गिवन है कि E2 ने प्रोड्यूस की थी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो डिफेक्टिव आई है 4%। ये गिवन है कि मशीन 3 ने प्रोड्यूस की थी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो डिफेक्टिव आई, मीनिंग 5%। ओके, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, समझ गए हो गए आप। पहले के साथ A1 की A/A1, A2 की A/A2, A3 की A/A3। यहाँ पर बाइस थ्योरम नहीं लगनी बेटा, ध्यान से समझो। उनने कहा है, क्या कहा है, स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। उनने कहा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो डिफेक्टिव आई है। डिफेक्टिव मीनिंग क्या हो सकता है, पहली मशीन को सिलेक्ट किया, उसने डिफेक्टिव प्रोड्यूस की हो सकती है, और क्या हो सकता है, दूसरी मशीन को सिलेक्ट किया, उसने डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो सकता है की हो, और तीसरी मशीन को सिलेक्ट किया, उसने डिफेक्टिव प्रोड्यूस की गई हो। मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि तीनों में और है ना, और का मीनिंग क्या होता है, यूनियन का मीनिंग होता है प्लस। तो आप ध्यान से देख लो, देखो ये अच्छा क्वेश्चन था। ये क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का और CBSE एफ मीनिंग फॉरेन रीजन। देखो फॉरेन रीजन वाले तो दिल्ली वाले टफ पेपर ही आते हैं, हमारे भी टफ आते हैं पर उनके ज़्यादा टफ आते हैं। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बेटा, मैं थक गया हूँ, इससे आगे मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। ठीक है, अभी मेरे को रेस्ट करनी पड़ेगी 1 घंटा कम से कम। लास्ट में क्या है, ये क्वेश्चन देखो CBSE सैम्पल पेपर का। कहते 4 बैड ऑरेंजेस आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 16 गुड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस व्हेन 2 ऑरेंजेस आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस लोड, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। वो ये कह रहे हैं कि 16 हमारे पास अच्छे संतरे थे, उसमें से बुरे संतरे, 4 बुरे संतरे एक्सीडेंटली मतलब मिक्स हो गए, अचानक ही मिक्स हो गए, हम मिक्स नहीं करना चाहते थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस की। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस इन 2 ड्रास ऑफ ऑरेंजेस फ्रॉम द लोट। हमने 2 ऑरेंजेस बीच में से निकाले हैं, तो एक्स क्या हो सकता है कोई भी डिफेक्टिव ना हो सकता है 1 डिफेक्टिव हो सकता है 2 डिफेक्टिव हो। तो 0 का मीनिंग हमने बताया। गुड का मीनिंग क्या हो गया, 16 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, टोटल 20 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। 1 का मीनिंग क्या है, 4 में से 1 सेलेक्ट करना है, 16 में से 1 सेलेक्ट करना है फेवर, टोटल तो 20 में से 2 ही है। और 2 का मीनिंग क्या है, 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं और 16 में से 0। पहले भी मैंने आपको बताया कि NC 0 और NCN दोनों का आंसर क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 0 1 2, इसको x1 x2 x3 की वैल्यू दे देना, पहले मीन फाइंड कर लेना। आप वो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, XI PXI, उसके बाद वेरिएंस का फॉर्मूला EX² माइनस EX², यहाँ से मीन और वेरिएंस आपके आ जाएंगे। ठीक है, इसको आप फिर ध्यान से देख लीजिए। कितनी एनर्जी लगती बेटा, फिर भी हम आपके लिए पढ़ाते हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लें और जूम कर लें और जूम कर लें। ठीक है जी, चलो यहाँ पर बेटा हम एंड करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं। ठीक है, आपके लिए कंटेंट डाला जा रहा है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें, और इसी के साथ आपके प्यारे मोहित सर आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स।